Hello students, hopes you are good in health and taking care of yourself. So आपके डाउट्स हमारे पास आ गए. So डाउट्स में जो मैंने बहुत देखा आपके सभी मैसेज को, जो कुछ कुछ ज़्यादा मुझे मिले जहाँ पे, तो मैंने वो सब कलेक्ट करने की कोशिश की. हो सकता है कि अभी सभी के सभी डाउट पूरे क्लास में हो सकते हैं आपके, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो. ओके सो मैं सभी तो न्यूमेरिकल्स नहीं लूँगा यहाँ पे, कुछ कुछ ज़्यादा ही आसान है, बट आई एम ट्राइंग टू solve all the numericals you have the in the doubt sections. Okay, so students, टॉपिक 3 एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जो न्यूमेरिकल्स है उसे मैं आज कंप्लीट करूँगा. सो कहाँ पे है कहाँ से है अपना टॉपिक का नाम है एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टॉपिक नंबर 3. ओके सो इस पे जो डाउट्स हैं एक वन बाय वन उसे मैं आपके लिए सॉल्व करके दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे सो फर्स्ट इज व्हाट 36 नंबर. सो क्वेश्चन नंबर 36 कुछ इस तरह से है. एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी. किस स्टूडेंट्स का है ये डाउट 36 नंबर का? मुझे लगता है ये बच्चा बिल्कुल ही स्टडी नहीं कर रहा, क्योंकि ये 36 नंबर का जो क्वेश्चन है एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, सो आपने अच्छे से पढ़ना है बेवकूफ़. ठीक है ना, बिल्कुल हंसी आ रही मुझे आप पे कि ये 36 नंबर का क्वेश्चन भी आप डाउट्स में ले सकते हैं कि इक्वेटर से लेके पोल तक एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा. यार क्या होगा यार, तू पढ़ अच्छे से इसको, इस वीडियो को देख. ठीक है ना, थोड़ा जेंटली देखना है. मैं नहीं लेते हैं 36. ओके सो आप उसे इजीली, अगर आप अच्छे से करें प्रिपरेशंस तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कौन बेवकूफ़ है पता नहीं है 36 नंबर वाला. 37 नंबर वाला, द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ अर्थ to the another planet is 2:3 and the ratio of their mean densities is 4:5. If the astronaut can jump to the maximum height 1.5 meter on the earth with the same efforts, the maximum height he can jump on the planet is. Okay, so इसमें कुछ बात है 37 में. Okay, the ratio of radii of earth to another planet. So planet, the ratio of radii of earth का रेशियो, अर्थ का रेडियस का रेशियो विथ प्लैनेट इज गिवन लाइक दिस 2:3. ओके, एंड द रेशियो ऑफ देयर मीन डेंसिटीज, सो डेंसिटीज RE to RP, rho E to rho P is like 4:5. okay, and you have to find out if the astronaut jump to the maximum height. So on earth its height is HE is 1.5 and you are asked to calculate the maximum height on that planet. Okay, I think it is one of the easiest, but hopes आपकी प्रैक्टिस कम है तो शायद आपने ज़्यादा प्रयास नहीं किए होंगे इसके लिए. सो अकॉर्डिंग टू द काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, अगर आपको h फाइंड आउट करना है तो वी यूज सेकंड इक्वेशंस और थर्ड इक्वेशंस. इज इट? सो सेकंड इक्वेशन में है टाइम और थर्ड इक्वेशन में है सिर्फ वेलोसिटीज और एक्सलरेशंस. सो वी आर गोइंग टू यूज थर्ड इक्वेशन. So v square is equals to u square plus twice as. So in case अगर आपको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 चाहिए. सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी वॉट एवर u स्क्वायर. अगर ऊपर जाना है तो एस्केलेशन नीचे लगता है, सो डी एस्केलेशन रहता है वहाँ पे. सो ट्वाइस g h. इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g. डू यू गॉट इट? यस और नो? सो दिस इज द फॉर्मूला. इट मीन्स कि h u स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और g को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात है, विद द सेम एफर्ट्स अगर आपके पास है तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद द सेम एफर्ट्स. एफर्ट सेम यानी यहाँ पे जंप मारने के लिए लगने वाले एफर्ट्स और उस प्लैनेट पे जंप मारने के लिए लगने वाले एफर्ट्स, दोनों एफर्ट्स बिल्कुल सेम है. इसका मतलब दोनों टाइम पे उसने जो इनिशियल वेलोसिटी ली वो सेम होगी. So here we have u1 is equals to u2 and h is inversely proportional to g. Is it? क्योंकि u स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, 2 तो कांस्टेंट ही है, so h is inversely proportional to g. अगर आप g का रिलेशन निकाल सकते हैं दोनों से, so we can find out easily the height. Okay, so what is the formula of g? Of course we remember this formula, gm upon r square. Okay, so
यहाँ पे हमें मास के टर्म्स में कोई गिवन नहीं है, डेंसिटी के टर्म्स में गिवन है। सो जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हो जाता है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द दैट स्पीयर, सो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो वी हैव the g is directly proportional to, so g is constant, universal constant, rho is rho 1, so rho को directly proportional 4/3 पाए तो constant है, और r, so g is directly proportional to rho into r. so अगर आप लिखते हैं h1 upon h2 तो आपके पास है inversely proportional to g, यानी आप लिख सकते हैं g2 upon g1, यानी आप लिख सकते हैं rho 2 r2 upon rho 1 r1. okay, so here rho 2 upon rho 1 into r2 upon r1. Let's put the values for hp upon he. okay, so hp upon he, so inversely proportional है, इसलिए यहाँ पे rho e upon rho p into r e upon r p. ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को. यहाँ पे S2 है तो यहाँ पे रो 2 R2 हो गया, तो यहाँ पे H है तो यहाँ पे रो ई आर ई हो गया. ठीक, ओके. सो रो ई अपॉन रो पी इज 4/5 एंड आर ई अपॉन आर पी इज 2/3. सो दिस इज एच पी अपॉन एच ई, सो एच पी अपॉन एच ई इज 1.5. सो एच पी इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 2/3 इंटू 1.5. ओके, सो मेरे पास बिल्कुल सिंपल आइडिया एक इट है 4/5 इंटू 2/3 और 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2. सो 3 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल. यू हैव एच पी इज इक्वल्स टू 4/5. ठीक है ना, द आंसर. और 4/5 इज नथिंग बट 0.8. सो आई थिंक इट इज बी आंसर. ओके, आप चेक कर लेना बी है कि नहीं है. ठीक है, ओके, डू यू गॉट इट? सो राइट डाउन अच्छे से. नेक्स्ट इज 38. सो 36 मैंने लिया नहीं बिल्कुल, वो जो ये बंदा है ना 36 पूछने वाला, उस पर तो बिल्कुल तरस आने वाला है मुझे. ठीक है ना, मैं देखता हूँ उसका किसका मैसेज है. तो सो 36, 37 और उसके बाद है अभी 38 डाउट. सो 38, लेट्स टेक द 38. क्या पूछता है बंदा? द एक्सलरेशन g एट द पर्टिकुलर पॉइंट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सपोज द अर्थ सडनली श्रिंक. सो ऐसी अर्थ होगी अपनी. सो अर्थ पे कुछ पॉइंट पे g जो था वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था. अभी अर्थ अचानक से सडनली श्रिंक यूनिफॉर्मली टू द हाफ ऑफ प्रेजेंट साइज, यानी पहला रेडियस अगर r1 है तो दूसरा रेडियस r1/2 इतना छोटा बन गया विदाउट लॉसिंग मास. सो मास तो दोनों टाइम पे सेम है, m1 m2. सो कांस्टेंट मास वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी मास जिसमें है वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. द वैल्यू ऑफ g एट द सेम पॉइंट. ओके, अच्छा, तो वैल्यू ऑफ g एट द सेम पॉइंट है तो अच्छे से एक देखिए, ऐसी अर्थ थी तो रेडियस था r. ओके, सो यहाँ पे वो पॉइंट था. सो सेंटर से लेके r तक यहाँ पे, सो यहाँ पे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा gm अपॉन r स्क्वायर. इज इट? इसकी वैल्यू है 9.8 पहले से. अभी अचानक से क्या हुआ कि वो जो अर्थ है, अर्थ श्रिंक हो गई. श्रिंक होने से क्या हुआ? श्रिंक होने से कुछ इस तरह से छोटी हो गई, इसका रेडियस भी कम हो गया r/2. बट ये जो पॉइंट है वो अभी भी r डिस्टेंस पे ही है. मास तो बदला नहीं, यहाँ पे भी मास m, यहाँ पे भी मास m. सो यहां से ये सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r. सो स्पीयर के बाहर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या रहता? स्पीयर के बाहर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला रहता gm अपॉन r स्क्वायर. g कांस्टेंट, m उसका मास, और r मींस सेंटर से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस. सो यहाँ पे ये r और ये कैपिटल R सेम थिंग्स है ना. सो ये बड़े स्पीयर का भी r यही था. स्मॉल स्पीयर का रेडियस r/2 बन गया, पर इस स्पीयर के सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अभी भी सेम है. सो दैट्स व्हाई r स्क्वायर. सो 9.8 ही आंसर रहेगा, सेम, कोई चेंज नहीं. 38 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व. ओके, उसके बाद
मुझे लगा 39 पूछेगे, अपन किसी का डाउट नहीं मिला मुझे 39, शायद होगा किसी का, पर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है 39, अच्छे से पढ़ लेना है, वहाँ तक ही छोड़ना है, अच्छे से पढ़ लो, आपको सहज उसे सॉल्व करने में हो जाएगी। ठीक है, ओके। 39 इज क्लियर, 39 पूछा नहीं शायद, 40 इज द डाउट, 40। So 40, the ratio between the value of acceleration due to gravity at height 1 kilometer above and at a depth 1 kilometer below the surface is. So acceleration due to gravity 1 kilometer above at the height 1 kilometer. So यहाँ से लेके 1 किलोमीटर हाइट तक यहाँ पे रहने वाला एक्सक्लरेशन से GH एंड एट द डेप्थ 1 किलोमीटर डेप्थ तक यहाँ पे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर डेप्थ पे यहाँ पे रहने वाला एक्सक्लरेशन से GD, इन दोनों का शायद रेशो पूछा है ना, बिलो द अर्थ सरफेस इज। सो यार आई थिंक इट इज इजी। देखिए 1 किलोमीटर था, सो अगर 1 किलोमीटर है तो इन कंपैरिजन ऑफ कैपिटल आर इट इज वेरी स्मॉल, सो नकली वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, GH इज इक्वल्स टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस H अपॉन R। सो यहाँ पे बन जाएगा G इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 अपॉन R। Why 2? Because H is 1 kilometer. So it is calculatory part, it is R minus 2 divided by R. ये हो गया आपका GH। What about GD? GD तो एक ही फॉर्मूला है, GD is equals to G in bracket 1 minus D upon R. Do you got it? So 1 minus D upon R, बड़ी बात है, 1 minus D upon R। सो यहाँ पे तो G हो गया 1 माइनस D की वैल्यू तो 1 है, 1 अपॉन फिर से R। सो यहाँ पे बन गया G इन ब्रैकेट R माइनस 1 अपॉन R, R माइनस 1 अपॉन R। ओके, सो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। आपको निकालना है, क्या निकालना था, रेशियो पन किसका, GH के साथ G का, द रेशियो बिटवीन एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, पहले हाइट। सो GH से लेके G, सो GH से ये G से ये G कैंसिल, ये R से ये R कैंसिल, से ऊपर रहेगा R माइनस 2 और नीचे रहेगा R माइनस 1। ठीक है ना। सो 40 इज क्लियर। किस बच्चे का था ये डाउट, इतना कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी इसमें, आपने थोड़ा सा सोचना है, मेहनत करना है बच्चों, ठीक है ना। वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है कि आप ज़्यादा डाउट्स लाते तो आप होशियार है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कम से कम डाउट्स निकालने पड़ेंगे। कभी हमारा तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर हमने बोला कि जो बच्चा ज़्यादा डाउट्स लेता है वो अच्छा रहता, तो फिर बहुत डाउट्स आते हैं। अगर ऐसा बोला कि जो डाउट्स कम लाते तो कोई डाउट ही नहीं लाता, तो ऐसा नहीं है, आपको जैसा करना है वैसा करना है। आपने सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कि आपको वो करना ही है, ठीक है ना। बहुत बार करके देखना है, ऐसे एक बार आया नहीं तो छोड़ दिया ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ लेना, इसे नोट कर लेना, ओके। ठीक, बच्चों में सर को ओके ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 43। 41 भी नहीं पूछा, वो भी अच्छा था, ठीक है। पता नहीं क्या कर रहे बच्चे, जो पूछने चाहिए थे वो पूछते नहीं, और जो सिंपल सिंपल है उसको भेज देते डाउट में, ठीक है। 43, 40 के बाद 43, the angular velocity of the earth with which it has to rotate so that the acceleration due to gravity on 60 degree latitude becomes 0. So at latitude, ठीक है ना, कोई भी latitude पे जो acceleration due to gravity रहता है उसका फॉर्मूला हम G effective is equals to G माइनस R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिखते हैं। अगर ये आपने पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चन निकलता ही नहीं है। आपको पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ with which it can rotate so that the acceleration to gravity on the 60 degree latitude becomes 0. So 60 degree पे at theta is equals to 60 degree, acceleration due to gravity अगर 0 होता है तो फिर ओमेगा कितना रहेगा, ठीक है ना यार। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी वाली बात है, शायद आपको कैलकुलेशंस करना जान पाया होगा बस। सो G इफेक्ट की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू G माइनस R
ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60। सो इसका मतलब हो गया यार कि आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू जी। सो आर ओमेगा स्क्वायर निकालना है, ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन आर कॉस स्क्वायर 60। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय आर, आर है 6400 किलोमीटर यानी this, okay, and cos 60 is 1 by 2 and that's why it is 1 by 4. Okay, I think nothing is so much complicated here. So omega square is equals to 4 into 9.8 divided by 6400 into 10 raised to the power 3. ओके सो करो यार कैलकुलेशंस, कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पे। एस्केलेशन भी 10 लेने को बोला है यहाँ पे, ठीक। सो यहाँ पे एस्केलेशन 10 लेने को बोला है। सो 10 और तो बहुत आसान हो गया अभी तो, बहुत ज़्यादा। सो 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, ये 3 ऊपर गए तो सॉरी 3 ऊपर गए तो -3 यानी -2 डिवाइड बाय 6400 और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना है 4 का स्क्वायर रूट 2, 10 रेज़ टू द पावर -2 का -1, 64 का 8 और 10 रेज़ टू द पावर 2 का 0 है ना। सो ये 80 इसका, सो ये हो गया 40। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। सो ये 1/4 है ना, 1/4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। सो 1/4 माने 0.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। सो ऑप्शन के अनुसार 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 रेडियन पर सेकंड, ये ऑप्शन है शायद इसकी, है ना। देख कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, कुछ भी नहीं उसमें। नाउ फॉर नेक्स्ट 45 नंबर का है। सो इन 45 पूछा गया व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू द रोटेशन about its own axis so that the weight of the person becomes 3/5 of the present weight at the equator। आज इक्वेटर पे जो वेट है, सो से आज इक्वेटर पे जो वेट है वो है WE1, ठीक है ना। अब किसी वजह से या फिर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है आपको कि जो वेलोसिटी जो वेट है E2 को पहले के वेट से 3/5 टाइम्स हो गया। देखिए व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, आपको वेलोसिटी ऑफ रोटेशन निकालना है, मींस ओमेगा निकालना है, ये W है, वेट फॉर W ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन ओन एक्सिस सो दैट द वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स, ये वेट कितना हो गया, बिकम्स 3/5 प्रेजेंट वेट, ठीक है ना, आज के वेट से इतना हो गया। तो उस टाइम पे वेलोसिटी से ओमेगा 2 कितनी रहेंगी, ठीक है। आई थिंक अगर ये इक्वेशन समझ में आया होगा तो समझ में भी आया होगा। सो वेट क्या रहता है, वेट रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो सेकंड केस में क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 3/5 टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन फर्स्ट केस। सो मास गेट कैंसल, ठीक है ना, मास इज नॉट वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट, है ना। सो GE2 की वैल्यू आपको मिली, GE2 इज इक्वल्स टू 3/5 टाइम्स GE1, ओके। तो अगर आपने GE1 अच्छे से निकाला, GE2 अच्छे से निकाला, तो GE2 के फॉर्मूले में ओमेगा 2 का फॉर्मूला आ जाएगा, आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स ट्राई दिस। सबसे पहले निकाले कि GE1 कितना रहेगा, ठीक है ना, इनिशियल। सो GE1 जो रहता वो रहता G इंटू R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बट इक्वेटर पे है, बोला गया इक्वेटर पे है, तो अगर इक्वेटर पे है तो फिर थीटा 0 बन जाता है। सो cos 0 इज 1, सो यहाँ पे सिर्फ इतना रहेगा R ओमेगा स्क्वायर। G की वैल्यू है 9.8, R की वैल्यू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है ना। R की वैल्यू याद करना, R की वैल्यू रहती है 6400 किलोमीटर, किलो मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर। मैंने यहाँ से पॉइंट लेके यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, तो 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 बन गया। और आगे ओमेगा, सो आज के टाइम में ओमेगा कितना रहता है,
सो दैट वाज द कॉम्प्लिकेटेड थिंग। पर अगर आपको याद होगा, मैंने सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाया था, तो सर्कुलर मोशन में हमने क्लॉक के एंगुलर वेलोसिटीज, क्लॉक के जो हैंड्स रहते हैं उसके एंगुलर वेलोसिटीज और अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी आपको जानबूझ के प्रैक्टिस में दिया था, प्रिपेयर करने को बोला था और याद भी करने के लिए रखा तो बोला था। सो उसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁻5 रही थी। 7.2 इंटू 10⁻⁻5 और इसका स्क्वायर ऐसे रहती है। ठीक, सो ये हो गया 9.8 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6। 7.2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 7.2 इंटू 7.2, सो 4 और ये हो गए 14, ये हो गया 14 और ये हो गए 50, सो 4815 51.84, सो 51.84 ये बन गया 7 ओमेगा स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10। सो इट इज इक्वल्स टू 9.8 माइनस, अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 51.84 इज मल्टीप्लाइड बाय 6.4, सो 16 33 7 और ये हो गए 20। ओके, और 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 4 ज़ा 24, सो 2 और ये 250, सो 5 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11, 30 प्लस 1 31, सो 6 7 7 1 3 3 1 2 3 1 2 3 331.776 331.776 इंटू 10⁻, यहाँ पे -10, यहाँ पे 6, सो ये बन गया -4। ओके, सो ये हो गया 9.8 माइनस, ये 10⁻⁻4 की वजह से 0.34 से शिफ्ट होगा, सो ये हो गया 0331। सोचो यहाँ पे 10⁻⁻4 है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अभी ये बन गया 9.8, यहाँ पे कितने भी जीरो रखो, माइनस 0.0331 आगे भी है पर मैंने उसे टॉलरेट कर दिया। यहाँ पे आप 2 ले सकते, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा राउंड ऑफ करने से। ओके, सो 10 - 2 ये बन गया 8, माइनस 10 - 4 6, रिटर्न 10 - 4 6, रिटर्न 8 - 1 7 एंड देन अगेन रिटर्न, नहीं रिटर्न करने का कोई बात नहीं, सो 9.7668, सो ये हो गया 9.7668। ओके, सो ये हो गया पहले की केस में जी, आपको G2 निकालना है अभी। ओके, सो G2 निकालने के लिए कुछ गिवन तो है ही नहीं ना, ठीक है ना, बट ये मैं कैलकुलेशन मिटा देता है, रफ कैलकुलेशंस। G2, ओके, सो GE2 जो है वो है 3/5 GE1, यानी 3/5 इंटू दिस 9.7668। ओके, सो GE2 इज इक्वल्स टू 3 और 5 इंटू 9.7668, और GE2 का फॉर्मूला बनेगा इस टाइम पे अभी G माइनस R ओमेगा सेकंड केस में का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, कैलकुलेशंस शुड बी देयर, सो कर लेंगे इसको। सो 3 8 ज़ा 24, 20 अगेन 20 23 29 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, करूँगा कैलकुलेशंस, एक बार करना ही है, आंसर तो निकालना है यार, नीट मेडिकल ऑफिसर बनना है कुछ, ठीक है ना, सो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो 5 डिवाइड 29.3004 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 5 ज़ा 25, नीचे आ गए 4, वहाँ पे दिया पॉइंट, सो 83600, ठीक है, सो ये हो गया 5.86 कैलकुलेशंस। अभी R ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर 9 माइनस 5.86। ओके, सो G माइनस
So G is 9.8 minus 5.86. So कैलकुलेशंस करेंगे 9.8 minus 5.86, यहाँ पे 0. So 10 minus 6 4, रिटर्न 8 minus 9 तो होगी नहीं, 18 minus 9 9 हो जाएगा, फिर से रिटर्न 9 minus 6 3, so 3.94. So ये बन गए भाई 3.94 और यहाँ पे बचा r ओमेगा स्क्वायर. सो चलो ओमेगा निकालना है तो फिर ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.94 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 आर की वैल्यू. ओके, सो थोड़ा सा लगभग कर लूँ क्या ऑप्शंस अगर ऐसे है तो. ठीक है, ऑप्शंस 45 के हाँ दूर दूर तक है. नहीं यार 7.8 और 7.4 है. अगर ऐसा नहीं होता तो सो ओमेगा 2 करता मैं थोड़ा सा लगभग, ये हो गया 4. देखा 3.9 डिवाइड बाय 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6. सो ओमेगा 2 का स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर रूट कर ले तो यहाँ पे 2 रह गए. यहाँ पे 6.4 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, राइट. 6.4 का नहीं निकलेगा. सो 6.4 का स्क्वायर रूट लगभग ले सकते हैं ना, 2 का 4, 3 का 9, सो 2 पॉइंट समथिंग, राइट. सो 2.3 को ट्राई करता मैं. 2.3, सो 9 6 6 4, सो ये हो गया 9 12 5. 2.6 ट्राई करता. 6.4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 2.6 को ट्राई करते एक बार. सो 636 15, सो 6 7 6, ये बहुत ज़्यादा हो गया है. सो 2.5, यस 625. सो 2.5 से ज़्यादा होगा, ठीक है लगभग ले लेते 2.5. 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6. 2.5 मीन्स 1/40. पता नहीं होगा शायद आपको, ठीक है ना. 2.5 मीन्स 1/40 एक्चुअली, ठीक है ना. ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2/0.25 इंटू 10 रेज़ पर. यहाँ पे मैंने वैल्यूज को कम किया तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा. ये हो गया 7. सो ये हो गया 0.25 तो ये हो गया 2/1/4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7. सो ऊपर गए तो 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7. सो 8 के बहुत नज़दीक की वैल्यू पकड़ना है. सो ऑप्शन है 7.8 और 7.4. पावर में शायद कुछ गड़बड़ी है अपने, क्योंकि यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर -4 है. तो हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लेना शुरू कर दिया था पर यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लिया. यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो गया 4. सो ये आंसर शायद मेरे ख्याल से बी होना चाहिए और होगा भी शायद, क्योंकि अभी बहुत से अच्छे से किया मैंने कैलकुलेशंस. ठीक, 7.8 इसका करेक्ट आंसर होगा. आप एक्यूरेसी भी कर सकते पर आपको एक्यूरेसी में जाने के लिए 6.4 का स्क्वायर रूट था, वहाँ पे टाइम नहीं निकलता, तो उसको लगभग कर देते आप, ठीक है ना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर या चाहिए लिखना बाकी है, लिख लो. ओके, कितना 45 हो गया ना, राइट. 47. If the radius of Earth were to shrink by 1%, अगर रेडियस श्रिंक हो गया यानी कम हो गया by 1%, ओके, with its mass remaining same, mass constant, ओके. और आगे की स्टोरी में है कि द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी सो इजी. इसका क्या होगा भाई, तो देखिए g के दो फॉर्मूले, एक है gm/r² और ये एक दूसरा हो गया g रो आई थिंक 4/3 πr, ठीक है ना. सो यहाँ पे अगर आपने सोचा कि g r² को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर यहाँ पे सोचा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो आपको ढूंढना पड़ता है कि व्हाट इज द कांस्टेंट हियर. g इज मींस m कांस्टेंट है या डेंसिटी कांस्टेंट. अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट होती तो अगर r 1% से घटता है तो g भी 1% से घटेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर में भी कोई चेंज नहीं है. पर अगर मास कांस्टेंट है तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r².
सो बिल्कुल इजीली ट्रिक है, अगर जी आर अगर 1% से घटता है तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये घटता है तो जी बढ़ेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर ये 1% से है तो आर की पावर यहाँ पे कितनी है 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2%, सो 2% से ये बढ़ेगा। सो जी इज इंक्रीज बाय 2% इज द आंसर डी 47। बिल्कुल इजी था, ये फंडा है ना यार, 2 पावर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 5 6 7 8% तक हो जाता है। अगर ये बातें आपको अच्छे से समझ में नहीं आती है, अगर आप अर्ली बैचेस से नहीं थे हमारे यहाँ पे, तो फिर आपने क्या करना है, तो आपने अभी भी फाउंडेशन कोर्स चालू है अपने ऐप पे, वो फाउंडेशन कोर्स 200 रुपये में बाय कर लेना है। यू विल गॉट इजीली द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स कैलकुलेशंस। Okay, so I think 47 is finished. The next is 48. If the earth were to rotate faster than its present speed, the weight of the object will be, अगर स्पीड बढ़ा तो, सो फॉर्मूला है स्पीड पे डिपेंड जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो यार सोचो, अगर ओमेगा बढ़ता है तो इसमें से माइनस होने वाली वैल्यू बढ़ेगी। समझो ये 10 है, अगर ये पहले की वैल्यू इसकी 3 है तो यहाँ पे 7 आएगा, अगर ये बढ़ा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा। सो अगर ये ओमेगा बढ़ता है तो इसमें से माइनस होने वाली वैल्यू बढ़ती है, अगर इसमें से माइनस होने वाली वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। दिमाग लगाओ अपना अपना, अच्छे से दिमाग लगाते चलो। ओके, सो ऐसा हो जाएगा वहाँ पे। सो फर्स्ट ऑप्शन कहती है कि इंक्रीज एट द इक्वेटर बट रिमेन्स अनचेंज एट द पोल्स। सो इक्वेटर पे नहीं बढ़ेगी, इक्वेटर पे कम होगी, ठीक है ना। अगर इसको मैं मिटा दूं तो इक्वेटर पे ये कम होगी, इक्वेटर पे ये कम होगी। सो पहले ऑप्शन नहीं है। डिक्रीज एट द इक्वेटर बट रिमेन्स अनचेंज एट द पोल, यस, बी ऑप्शन है उसकी। सी ऑप्शन रिमेन अनचेंज, नहीं, जो रिमेन अनचेंज नहीं रहेगी उसमें बदलाएगा। रिमेन्स अनचेंज एट द इक्वेटर, नहीं, दोनों सी और डी गलत है, ए तो भी गलत है, बी एक ओनली ऑप्शन बची जो सही है। सो 48 का आंसर जो है वो अपने ढूंढा बी। उसके बाद 50 नंबर का डाउट पूछा किसी ने, यार 50 नंबर जैसे डाउट पूछ रहे हैं आप बच्चों, कैसा होगा आपका। द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कोल माइन, यानी डेप्थ पे। कोल माइन कहाँ पे रहती हो, हवा पे तो नहीं रहती, पेड़ पे थोड़ी मिलते कोल, कोल को जमीन में खोदना पड़ता, अंदर जाना पड़ता, माइंस बोलते उसे। सो अंदर जाना पड़ता, बहुत अंदर, ठीक है ना। सो डेप्थ पे। उसके बाद सी लेवल, सी लेवल यानी समुद्र सपाटी, है ना। सो यानी अपना नॉर्मल सरफेस। और उसके बाद है एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी ऊपर गया बहुत। सो एक्चुअली वहाँ पे तो कोई ज़्यादा चेंज दिखती नहीं, पर आपको पता है अर्थ के सरफेस के ऊपर जी घटता है, अर्थ के डेप्थ के नीचे भी जी घटता है, यानी यहाँ पे रहने वाला जो वेट रहेगा W2, ये सबसे बड़ा रहेगा, W1 से भी बड़ा रहेगा और W2 से भी, W3 से भी बड़ा रहेगा, यानी ऑप्शन ए, ठीक है ना। बहुत बचपन से छुड़ाते आए हुए न्यूमेरिकल से, 9th क्लास में भी पूछते थे। ओके, उसके बाद 54, इफ देयर वेयर, 54 पूछा कुछ डाउट। सो 54, if there were a small gravitational effect, then which of the following forces will undergo change? So पहला है विस्कस फोर्स, शायद संतोष सर ने आपको पढ़ाया होगा विस्कस फोर्स। सो विस्कस फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रेविटेशन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, वो ग्रेविटेशन के हिसाब में नहीं आता। मैग्नेटिक फोर्स भी अलग से, ठीक है ना। आर्किमिडीज अपलिफ्ट, यस, आर्किमिडीज अपलिफ्ट यानी अगर आप पानी में किसी बकेट को डालते हैं तो पानी के अंदर और थोड़ी सी लाइट लगती है, हाँ, तो वो हिसाब से थोड़ा सा एक कैलकुलेशंस बनेगा आर्किमिडीज। सो वो फ्लूइड मैकेनिक्स में है, दोनों भी फोर्सेस, विस्कस फोर्स और आर्किमिडीज फोर्स, दोनों ही आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में संतोष सर बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा आपका वहाँ पे भी, ठीक है ना। सो 57 क्वेश्चन, ओके, 57 क्वेश्चन पूछता है कि इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 57। ओके, एक बार बोर्ड क्लीन कर लेता मैं, ठीक है ना, शायद बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, 57 का कहना है इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज am, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम g कहते हैं जनरली, वो है am, और देन इट्स वैल्यू विल बी am by 3 एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से लेके किस डिस्टेंस तक, ये सेंटर से लेके डिस्टेंस जनरली r से गिना जाता है, तो यहाँ पे ये r इज इक्वल टू कितना रहेगा, अगर यहाँ के का एक्सेलरेशन gh इज इक्वल टू am by
3 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे GH के दो फॉर्मूले बच्चों, एक फॉर्मूला GH इज इक्वल टू नकली वाला G इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस H अपॉन R, और दूसरा असली वाला G इन ब्रैकेट R अपॉन R प्लस H। सो ये कच्चा फॉर्मूला स्क्वायर, ये कच्चा फॉर्मूला, ये पक्का फॉर्मूला। सो कच्चा फॉर्मूला लगभग केसेस में चलता है। अगर आपको एक्यूरेसी में जाना है तो आपने पक्का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। सो पक्का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। सो ये हो गया पक्का फॉर्मूला। सो लिखेंगे यहाँ पे GH इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट R अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर। R प्लस H यानी ये हो गया R और ये हो गया ITH। सो R प्लस H यानी स्मॉल r। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल r का स्क्वायर। सो यार बिल्कुल इजी है। तो ये हो गया AM बाई 3 और ये हो गया AM और ये हो गया R अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। सो ये हम गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू R अपॉन स्मॉल r। आपको निकालना है स्मॉल r। सो ये हो गया रूट 3 टाइम्स कैपिटल R। सो द आंसर इज, ठीक है ना, लिख लेना अच्छे से। नेक्स्ट पूछा गया था 59 नंबर का भी। ओके 59, हाउ मेनी आवर्स वुड मेक a day if the earth were rotating at such a high speed that the weight of body on the equator were 0। अरे यार तुम लेक्चर देखती क्यों नहीं यार बच्चों, लेक्चर में सीधा सीधा बताया, रट के लिया था वहाँ पे। लेक्चर अच्छे से पढ़ो, 1.4 आवर्स उसका है, 1/800 है ना, ऐसे कुछ वैल्यू है उसमें, रट के रखो उसे। कुछ भी यार, कुछ भी सवाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 60 में क्या है, 60 let small g be the acceleration due to gravity at earth surface। okay sorry, let g be the acceleration due to gravity at the surface and k be the rotational kinetic energy of the earth suppose the earth radius decreases by 2%। earth radius decreases by 2%। सो मास के बारे में कुछ बताया नहीं, मास कैसा हुआ क्या हुआ, तो से मास कांस्टेंट है। ओके सो अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये अगर 2% से डिक्रीज होता है तो ये स्क्वायर होने की वजह से ये हो जाएगा 4% से डिक्रीज। सो एक तो हो गया कि g अगर रेडियस डिक्रीज है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होना चाहिए। सो इट इज इंक्रीज बाय 4%। थोड़ी देर के लिए ये भी समझ ले कि डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, अगर डेंसिटी कांस्टेंट तो 2% से ही इंक्रीज होगा। सो ये भी ख्याल में रखेंगे, ये भी रखेंगे, दोनों केस है। अभी काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन पूछा गया, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशंस का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशंस। सो ये है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अभी सोचने वाली बात यह है कि इसमें कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटीज आर सेम। सो अदर क्वांटिटीज सेम रखने को बोला है या नहीं, ओमेगा भी कांस्टेंट रखने को बोला है और मास भी कांस्टेंट है। तो आई का क्या होगा, आई का फॉर्मूला रहेगा mr स्क्वायर, क्योंकि ये तो स्फीयर है। सो 2/5 या 3/5 है ना, समथिंग कुछ तो भी था ना इसका, 2/5 या है ना, 2/5 mr स्क्वायर स्फीयर, और एक 3/5 था होलो के लिए। सो 2/5 mr स्क्वायर। सो अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर r 2% से इंक्रीज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4% से इंक्रीज होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4% से इंक्रीज तो देन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज बाय 4%। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g as increases by 4% और काइनेटिक एनर्जी k ये भी इंक्रीज निकली, नहीं सॉरी रेडियस डिक्रीज है ना, रेडियस डिक्रीज है। सो रेडियस डिक्रीज बाय 2%, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज बाय 4%। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज बाय 4% तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डिक्रीज बाय 4%। सो सी ऑप्शन है, g इंक्रीज बाय 4% और k डिक्रीज बाय 4%, सी ऑप्शन। ओके, होप्स your doubts all over clear।
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगी अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, मिला कि नहीं मिला आपको पता नहीं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और कुछ छोटे छोटे फंडे होते हैं उसमें, इसके वेलोसिटी वगैरह वगैरह। सो हो जाएगी शायद आपके सभी न्यूमेरिकल सॉल्व। सी यू सून, टेक केयर।